गुड इवनिंग, वेलकम टू देवत गेट इजी। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल सब्जेक्ट में लीनियर अलजेब्रा की। ठीक है, इसमें भी हम वही सीरीज़ स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की। बस आप मोटिवेटेड होके लगे रहिए। देखो, सिलेबस की चिंता मैं आपको बार बार कहता हूँ, सिलेबस की चिंता आप मत कीजिए, सिलेबस की चिंता मुझे करने दीजिए। बस आप ध्यान रखना, मैं आपको वार्निंग भी दे रहा हूँ कि आप ध्यान रखना कि अगर मैंने प्रीवियस चीज़ें आपसे पूछी और आप भूल गए तो समझ लीजिए आप सही ट्रैक पे नहीं हैं। आपको मैंने क्या बताया है, एक ही फॉर्मूला बताया है कि भाई आपको जो मैंने बताया है वो आपको नहीं भूलना चाहिए। बस अभी तक जो भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हुई हैं, वो चाहे पेड हों चाहे अनपेड हों, चाहे जो मर्जी हो, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और वो दिमाग में होने के लिए एक एक चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। ये चीज़ एक्सपीरियंस से आपको समझ में आती है। वो एक्सपीरियंस मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ कि भाई मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप चीज़ों की प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग से कभी जाएंगी नहीं। हम लोग भी आजकल भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं, कई कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, कई क्वेश्चन भूल जाते हैं। वो क्या होती है? प्रैक्टिस कम हो गई तो भूल जाओगे, प्रैक्टिस अच्छी रही तो आपका रिजल्ट कन्वर्ट होगा। बिलीव करो, वो सारे डॉक्यूमेंट, सारे मटेरियल, सारी चीज़ें मैं उस लास्ट पेपर तक आपको जनवरी तक प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन क्या है कि अगर आपको ये ज़रा सा भी डाउट है कि नहीं हो पाएगा या क्या है, कैसे है, पता नहीं, तो फिर आपकी जो पढ़ाई चल रही है ना उसमें ब्रेक आने लगेंगे। फिर आप इंटरटेन करने लगेंगे खुद को कहीं और जगह पे। आपको इंटरटेन गेट 2021 के लिए करना है अगर आप सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, आपके भविष्य है, आप ही उसके जिम्मेदार हैं। मेरा काम है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और बिलीव करो ये चीज़ें मैंने पिछली बार भी पढ़ाई हुई हैं, और ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हीं में से पैटर्न आता है। और आपके जो बच्चे हैं उनसे, आप जो हमारे प्रीवियस ईयर के बच्चे थे उनको भी पता है कि इसी पैटर्न पे दोबारा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी इसी में सेट 2 में पूछा गया है, मैट्रिक्स से ही वही सेम चीज़ें, वही सेम फॉर्मूला पूछा गया है जो मैंने प्रीवियस ईयर में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं वो एक एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट नोट्स हैं 6 साल के। तो ध्यान रखना कि वो शॉर्ट नोट्स बहुत इफेक्टिव हैं, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कि आपको चीज़ें आसान हो जाएं। उसके बाद भी एक एक चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इसके बाद भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है? इससे ज़्यादा अगर आप भटक रहे हैं कि अपने रास्ते से पढ़ाई नहीं चल रही, तो फिर आप गलत ट्रैक पे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा, जिसमें पहला क्वेश्चन ये दे रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स दिस। अब ये मैट्रिक्स कौन सी है? 2x2 की मैट्रिक्स है। द आइगन वैल्यूज आर। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कितनी होगी? भाई आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? 2x2 क्या मतलब है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है इसलिए बहुत बेसिक लेवल पे मैं चल रहा हूँ कि मान लो कोई मैट्रिक्स है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे टाइप की मैट्रिक्स है। तो इसमें रो कितनी है? 1 रो, 2 रो और 3 रो है। और कॉलम कितने हैं? जो ऐसे हम काउंट करते हैं इसको हम रो बोलते हैं, और ऐसे वाला काउंट करते हैं उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम कितना है? 1 है, दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है। मतलब 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं m × n। मतलब कि 3 रोज हैं इंटू 3 कॉलम है। मान लो किसी में 2 ही रो हुआ, 1 कॉलम नहीं है, 1 रो नहीं है, 2 रो हुआ और 3 कॉलम हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम। बात समझ में आई कि इसका क्या मतलब होता है? इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब होता है कि ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैट्रिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे? ये ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है। 2003 में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन सेम पैटर्न पे आज भी आते हैं क्वेश्चन। आइगन वैल्यूज पूछता है, आइगन वेक्टर पूछता है। ठीक है, जब भी आपको मैट्रिक्स दे करके आइगन वैल्यूज पूछे, जब भी आपको मैट्रिक्स दे करके आइगन वैल्यूज पूछे, तो आप क्या करोगे? एक फॉर्मूला है, उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। वो क्या है?
AX इज इक्वल टू लेमडा एक्स। मैंने क्या बताया था, A का मतलब है वो मैट्रिक्स और X का क्या मतलब है, X वाली क्या है, एक ये कॉलम मैट्रिक्स थी ना, ये कोई मैट्रिक्स थी, ये क्या थी, XYZ वाली मैट्रिक्स AX। अब यहाँ पे लेमडा क्या है, ये है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, और ये क्या है, ये वापस से यही मैट्रिक्स है XYZ। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। AX इज इक्वल टू लेमडा एक्स होता है, ये हर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। अब यहाँ से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, x अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ये क्या हो जाता है, A माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। जब आप x को कॉमन लेंगे तो ध्यान से समझना कि जब भी मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स को क्या आप मैट्रिक्स को, जैसे मान लो मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स में से एक घटा दोगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही घटाना होता है, ऐसे स्केलर मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स में से स्केलर नहीं घटाते कभी। भाई मैट्रिक्स इसकी क्या वैल्यू है, इसको इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आप इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालते, इसके डिटर्मिनेंट का कोई एक वैल्यू आती है, वो होती है स्केलर। अब उस स्केलर से अब -1 आप घटा सकते हैं, अब आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ। लेकिन क्या किसी मैट्रिक्स से माइनस कोई स्केलर कर सकते हो, स्केलर क्वांटिटी कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ही घटाया जा सकता है, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ही जोड़ा जा सकता है, मैट्रिक्स का यही एक फॉर्मूला है। तो ये जो भाई A है, ये क्या है, A जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो लेमडा है, लेमडा एक आइगन वैल्यू है और ये क्या होता है, स्केलर होता है। भाई ये स्केलर का क्या मतलब है कि कोई क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी 3 या -3, ये स्केलर है, और ये क्या है, XYZ क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। बात समझ में आई। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर कुछ बहुत बड़ा शब्द नहीं है। स्केलर का मतलब है कि यही जो 3 -3 कोई रियल नंबर, उसको हम स्केलर में इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स के टर्म में जब हम बात करते हैं, स्केलर के टर्म में बात करते हैं। तो भाई ये स्केलर है, तो क्या मैट्रिक्स में से स्केलर घटाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता। मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स ही घटाया जा सकता है। इसलिए अगर मैं इस लेमडा में अगर मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो A में एक और I जो ऐड मल्टीप्लाई कर दूं 1, तो क्या होगा, ये A ही होगा ना। इसीलिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, जिसके कॉलम्स जो होते हैं, कॉलम एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए। तो क्या है कि ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आएगी, वही मैट्रिक्स आएगी, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाएगा कि भाई मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स घटा दिया गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या सही हो जाएगा कि अगर मैं x को कॉमन लिया था, ये एक मैट्रिक्स ही था x भी, तो a माइनस अगर मैं लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर दूं इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो भाई ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स, अब आपका बैलेंस हो गया कि मैट्रिक्स में से मैंने मैट्रिक्स घटाया, जबकि i से मल्टीप्लाई करने पर लेमडा की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि i जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है। अगर लेमडा की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो यहाँ से एक इक्वेशन आती है a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिया हो और उसमें आपको लेमडा की वैल्यूज पूछा हो, मतलब कि आइगन वैल्यूज पूछा हो, जब भी कोई मैट्रिक्स दे करके आइगन वैल्यूज पूछेगा आप हमेशा a माइनस लेमडा आई लगाएंगे। क्लियर है, लगाते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। ध्यान रखना ये जो पैटर्न है ये फॉलो करना, जो पैटर्न मैं बता रहा हूं। मैट्रिक्स है आपके पास, जब भी a माइनस लेमडा आई आप लगाएंगे, जैसे कोई मैट्रिक्स है 4 1 4 1 1 4, अब इसमें अगर आप a माइनस लेमडा आई लगाएंगे, a मैट्रिक्स है और इसमें से लेमडा आई आप घटा देंगे, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा। अगर मान लो ये मैट्रिक्स A थी,
ठीक है, तो अब इस पे फॉर्मूला क्या लगाना है, अब a में से माइनस लेमडा आई घटाना है। तो आप अगर इसको करोगे तो ये मैट्रिक्स A है, मान लो A मैट्रिक्स है, माइनस लेमडा आई घटा दो, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, इज इक्वल टू 0 करना है। क्यों? क्योंकि A माइनस लेमडा आई, मैंने बताया था A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करना है आपको। A क्या है, ये मैट्रिक्स है, लेमडा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसको मैट्रिक्स पे नहीं शो कर रहे हैं, मैट्रिक्स आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? A क्या है, A है, ये लेमडा है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस बीच में। क्लियर हो गई? जब इसको आप आगे बढ़ाते हैं एक स्टेप तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू जब आप एक स्टेप इसको बढ़ाएंगे तो ये आएगी 4 माइनस लेमडा 1 1 और 4 माइनस लेमडा, ये आ जाएगी। जब आप इसको इनमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आएगी भाई, ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ही तो इसमें से माइनस होंगे, तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे टर्म में आ जाएगी। बात समझ में आई कि मैं एक एक चीज़ों को रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके मन में डाउट ना आए कि ये चीज़ें आई कहाँ से, नहीं तो मैं डायरेक्टली अब ये लिख सकता था कि भाई ये मैट्रिक्स क्या थी 4 1 1 4, इसमें से माइनस A माइनस लेमडा आई, मैंने ये रूल लगाया। अब मैट्रिक्स हमारे पास आ गई 4 माइनस लेमडा 1 1 और 4 माइनस लेमडा, ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। मान लो ये मैट्रिक्स कौन सी है, ये, अब इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट निकलता है भाई ये इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है तो 3 इंटू 3 है, तो मैंने उसका भी बताया हुआ था। तो इसको निकालो, 4 माइनस लेमडा को 4 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करके माइनस में 1 से 1 घटा दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 4 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व एक तरह से सही पैटर्न में लाओगे तो ये क्या हो जाएगी, लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है आपको, लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको सॉल्व करना आता है आपको, सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करिए। लेमडा स्क्वायर माइनस, अब क्या हो जाएगा कि 5 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 15, कुछ ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन ले लेंगे तो लेमडा माइनस 5 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो लेमडा माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ से आएगा लेमडा माइनस 5 और लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि आपके पास लेमडा की 2 वैल्यूज़ निकल के आई। वो क्या निकल के आई, लेमडा इज इक्वल टू 5 और 3। ये क्या है, आइगन वैल्यूज़। ये क्या है, आइगन वैल्यूज़। बस आप ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन था ये 2003 का क्वेश्चन बेशक है, ये 2019 का भी क्वेश्चन है। क्लियर है? बस आपको क्या करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है और उसकी आइगन वैल्यूज निकालना है। अब ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स थी, 2 इंटू 2 का मतलब इसका 2 ऑर्डर था, 2 इंटू 2 का ऑर्डर था। अब क्या है कि 3 इंटू 3 भी आएगी तो हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन था इसलिए छोटी छोटी यूनिट्स आपको क्लियर होनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अब आइगन वैल्यूज निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मैंने क्या डिस्कस किया था, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा। अगर वो वीडियो आपका क्लियर है तो फिर समझ लो कि ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन है ये, और ये गेट 2003 में पूछा गया था। सोचो 2003 का क्वेश्चन है, लेकिन आज भी यही क्वेश्चन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। कंटिन्यूअसली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसमें क्या करता है, मैंने बताया था उसमें उस लेक्चर में कि एक कुछ लीनियर इक्वेशंस दे देंगे होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस टाइप की, उसके बाद पूछेंगे उसमें सॉल्यूशंस कौन कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। तो भाई एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन तो आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, तो रही बात तीन सॉल्यूशन ही पढ़ा है और तीनों में से एक सही होगा। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो, अगर अंदाजा लगाना हो कि इसमें कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, तो सबसे पहले इसका ये क्या है, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 1 2 1 2 1 1 1। क्लियर है? इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद x y z इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 6 6 5। यहां से एक बात पता चली कि ये पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ax इज इक्वल टू b। ax इज इक्वल टू v क्या कहता है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। क्लियर है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये साफ दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है। इक्वल टू के बाद अगर कोई वैल्यू आती है तो वो नॉन होमोजीनियस में आती है, अगर होमोजीनियस होता तो वो जीरो होता। ठीक है, यहां से एक बात आपके समझ में आ गई। अगर आप मान लो कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, मैंने क्या बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो वहां पे क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा और आप आराम से इसको यूनिक सोल्यूशन टिक कर सकते हो। ज़्यादा आपको रैंक निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाता है तब आपके पास दो केसेस होंगी। दो केसेस कौन कौन सी? पहला या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन या तो नो सोल्यूशन। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो तभी उस केस में आप क्या करते हैं, रैंक निकालने की कोशिश करते हैं ताकि आप एग्जैक्टली उस वैल्यू तक पहुंच सकें। क्लियर है? देखो, जिस बच्चे में ये डाउट आ रहा है कि भाई वो गेट के 2020 के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मत करो, अभी पैटर्न फॉलो करते चलो जो मैं चला रहा हूं। जैसे मैथमेटिक्स है, लीनियर अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या है कि लीनियर अलजेब्रा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते तो वो फिर मेरी फॉल्ट है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया। लेकिन अगर मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो आपकी फॉल्ट है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि फॉल्ट आपके ही तरफ से आने वाली है, मेरी तरफ से नहीं आने वाली, क्योंकि मैं आपको हर एक कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक चीज़ें दूंगा, आप बस पेशेंस के साथ चलते रहो। कुछ चीज़ें उसमें फ्री वाले चैनल पे कुछ चीज़ें जैसे आती रहती हैं, अदर चीज़ें जो अदर स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, उसमें वरी होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है मत करो। क्लियर है? तो लगे रहो इसमें। देखो, जो मैंने कल डिस्कस किया हुआ था, कल का लेक्चर, कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसमें कैसे कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया कि ये इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, समझ लेना कि ये जो ABC ऑप्शन दिया हुआ था ये कैसा था। पहला ऑप्शन था यूनिक सोल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन और तीसरा नो सोल्यूशन। क्लियर है? एग्जैक्टली टू सोल्यूशन तो हमने पढ़ा ही नहीं था। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं क्योंकि मैट्रिक्स है तो इसमें स्पेसेस ज़्यादा लेंगे। डिटर्मिनेंट निकाल के थोड़ा सा एक आइडिया ले लो। डिटर्मिनेंट निकाल के थोड़ा सा एक आइडिया जब लोगे तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 1, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। कितना है ये? -1, ये -2, ये +1। क्या आ रहा है? ये 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 तो वहां पे क्या क्या केसेस आ सकती हैं, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। अब अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है उसको चेक करना है तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए रैंक फाइंड करने के लिए, और रैंक का भी मैंने वीडियो डिस्कस किया हुआ है।
दोनों वीडियो मैंने डिस्कस की हुई हैं, दोनों लेक्चर आप अच्छे तरीके से देखिए कि हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, अब क्या करना है आपको, रैंक फाइंड करना है। रैंक किसकी, पहली बात तो रैंक ऑफ ए भी फाइंड करना है और रैंक ऑफ ए बी भी फाइंड करना है। यहीं से आप ये भी समझ लेंगे कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? ये सारी अगर दोनों ऐसे फाइंड करना है, क्यों फाइंड करना है, क्योंकि आपका डिटर्मिनेंट 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, और क्या है ये नॉन होमोजीनियस है। और नॉन होमोजीनियस की केस क्या थी कि भाई अगर नॉन होमोजीनियस है तो आपको याद होगा नॉन होमोजीनियस में दो चीज़ें थी, इनकंसिस्टेंट, जिसमें क्या होता था, रैंक ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होता था, और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता था, 0 होता था, और ये क्या होता था, नो सॉल्यूशन। तो मैंने क्या बताया, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो यहाँ पे दो केसेस हैं, नो सॉल्यूशन या इन्फिनाइट सॉल्यूशन। अब नॉन होमोजीनियस में ये भी हो सकता है रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो, नो सॉल्यूशन आए, या फिर ये हो सकता है कि इनकंसिस्टेंट की जगह कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट में दो चीज़ें थी, एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन ऐसा था जहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 था, तो ये भी केसेस आ सकती है। चूंकि ये होमोजीनियस तो है नहीं, तो नॉन होमोजीनियस में ही हमारा डिस्कशन चलेगा। तो अब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी निकालने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता, ए और बी को साथ में रख देना होता है। कैसे, 1 2 1 2 1 2 और 1 1 1, ये क्या है ए, और साथ में क्या रख देना है बी, 6 6 5। क्लियर है? पहले मैट्रिक्स क्या था आपका, 3 × 3 का, 3 रो और 3 कॉलम थे। अब मैट्रिक्स क्या हो गया है, बस आपको एक इंडिकेटेड लाइन ऐसे शो कर देनी है हल्का सा कि ये भाई हमने इसके साथ जो है बी को भी इंक्लूड किया हुआ है, ऐसे जिस भी लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब क्या मैट्रिक्स हो गई, अगर इस पूरे मैट्रिक्स को लें, ये अब मैट्रिक्स हो गई ए बी मैट्रिक्स ना, ए बी मैट्रिक्स। अब ये क्या हो गई, इसमें कितनी रो हैं, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, अब 4 हैं, 3 × 4 हो गया। तो ध्यान से समझना कि ए बी मैट्रिक्स आपकी कितने ऑर्डर की हो गई, 3 × 4 की। अब इसकी रैंक निकालो। कैसे निकालोगे इसकी रैंक, मैंने क्या बताया था, रैंक निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप ये कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए। कल जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो इसी का एग्जाम्पल लिया था, यही एक क्वेश्चन था जिसका एग्जाम्पल लिया था हमने। तो एग्जैक्टली आप समझ भी सकते हैं कि देखो ये पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। पहला एलिमेंट अगर 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनाओ उसको 1। कैसे बनाओगे, किसी तरह से मल्टीप्लाई करके। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम जिसमें बनाना होगा उसमें मैं बताऊंगा। अब इसमें बनाया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट 1, तो अब क्या करना है, नीचे के दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, क्योंकि R1 में हमने 1 पा लिया है। कैसे हो सकता है, मान लो R2 को हमने R2 - 2R1 कर दिया, R2 को -2R1 कर दिया, मतलब कि 2 - 2 × 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? यही सारे एलिमेंट में अप्लाई होगा। आप रैंक निकालने वाला वीडियो या लेक्चर उसको ढंग से देखिए तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, कैसे रैंक निकालनी। ठीक है, अब इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आपको मैं बताता जाऊँगा एक एक स्टेप, अब आप समझते जाइए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लेक्चर देखिएगा अच्छे से। R3 क्या है, R3 कैसे बनेगा भाई, R3 - R1, R3 - R1, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी आपके पास कि भाई 1 2 1, पहली मैट्रिक्स में तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला, पहली रो में सॉरी। दूसरे में क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये R2 है, R2 मतलब 1 माइनस क्या करना है, 2R1 करना है, -2 × 2, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, सॉरी यहाँ पे भी होगी, R2 - 2R1, 2 -
2 इंटू 1 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 6, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनली -6 आ जाएगा। क्लियर है? आपको बस यही रूल लगाते चलना है, ये वाला। अभी R2 में आप लगा रहे हैं, अब R3 में लगाओ। R3 क्या कर रहा है, R3 माइनस R1 कर दो, R3 माइनस R1 कर दो। हाँ ठीक है, R3 माइनस R1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 मतलब -1। R3 माइनस R1 कर दो, 1 माइनस 1 0। R3 माइनस R1 कर दो, -1। 5 माइनस 6 -1 -1। ठीक है, अब ये आपका रो रिड्यूस हो रही है धीरे धीरे। ये फॉर्म क्या था, रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म, जिसके तहत आप रैंक को निकालते थे। अब दूसरा कंडीशन क्या थी भाई, कि पहला आपका जो एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट, ये 1 हो जाए, इसके नीचे का 0 हो जाए। दूसरा क्या है, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए। अब ये -3 है, तो इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अब क्या करना है आपको, R2 में आपको R2 इंटू -1/3 कर देना। R2 में इंटू -1/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा ना, और 1 ही हमको चाहिए। अब इसमें सारे में आपको करना होगा इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। क्लियर है? यहां से क्या मैट्रिक्स निकल के आएगी, 1 2 1 6। 0 में से कुछ भी घटाओगे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, अब यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं था, 1 -1 0 -1। ये आपकी ए बी मैट्रिक्स अभी चल रही है। अब आपने क्या कर लिया, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, 1 इसके नीचे 0, अब ये 1 हुआ, अब इसके ऊपर नीचे 0 करना है आपको, इसके ऊपर नीचे 0 करना है इसी के हेल्प से, R2 की हेल्प से। कैसे करेंगे, R1 को मान लो 0 करना है, तो R1 को क्या करेंगे, R1 माइनस 2R2, भाई 2 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तभी 0 होगा। और ये 0 कैसे होगा, R3 कैसे 0 होगा, R3 प्लस R2 कर दो, मतलब -1 + 1 0 हो जाएगा। अब यही सारे रूल उसमें लगा देना है, लगाओ। ये क्या आएगा, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, कि ये तो 1 था, 1 0 0 हो गया। वैसे भी चेक करो कि R1 जो है, ये मान लो यही है R1 -2R2, तो -2R2 तो यहाँ पे 0 0 है, तो ये वाली रो जो है, ये कॉलम जो है चेंज नहीं होने वाला। तो ये कॉलम चेंज नहीं होता, वो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया होता है कि इन आपके एप्लीकेशंस का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ और इसके आगे। R1 -2R2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखते हैं कि इसमें क्या होगा, 1 में से 1 -2R2, R2 0 है, दोनों 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 0 0 आ जाएगा, 1 0 0। अब बची रो क्या, बचा एक कॉलम ये 6 2 और -1। यहाँ पे क्या है, R1 -2R2, R1 -6 -2 इंटू R2 मतलब 2, कितना हो जाएगा, 6 - 4 = 2 हो जाएगा। तो 6 - 4 = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि R2 में कोई चेंजेस तो है नहीं, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। और R3 में चेंजेस क्या है, R3 + R2 हो जाएगा, R3 + R2 मतलब -1 + 2 = +1। क्लियर है, +1। ठीक है, अब इतना आपके पास आ गया और ये आ गई आपकी फाइनल क्या, मैट्रिक्स। देखो कैसे पता चलेगा कि आप फाइनल मैट्रिक्स तक पहुंच गए हैं। इसके बाद एप्लीकेशन करके देख लो, मैंने क्या बताया था, इसके बाद अगर ये 0 आ जाए तो इसके राइट हैंड वाला 1 बनाओ। राइट हैंड वाला ऑलरेडी 1 है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये मैट्रिक्स कौन सी है, अब ये टोटल मैट्रिक्स कौन सी है, 3 × 4 की मैट्रिक्स है। और मैंने क्या बताया था कि जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है, मैक्सिमम रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स
ए बी, अब ये क्या हो सकती है, मिनिमम ऑफ 3 × 4 के ना, ये रूल हमने बताया था, मिनिमम ऑफ 3 और 4 के बीच में। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो क्या हो सकती है, 3। मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है, वो हो सकती है 3। किसकी, ए और बी की, दोनों की। ए बी मैट्रिक्स है ये, हम सिर्फ ए मैट्रिक्स नहीं है ये, मैट्रिक्स क्या है, ए बी मैट्रिक्स है। ए बी मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम रैंक का क्या मतलब होता है, रैंक कहाँ से निकलती है कि कितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं, सॉरी कितने नॉन जीरो रोज हैं, R1 R2 R3, R1 R2 और R3। मुझे बताओ कि जब हम ये मैट्रिक्स ए बी की चर्चा कर रहे हैं तो कितने नॉन जीरो रोज हैं आपके पास, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि यहाँ पे 1 एलिमेंट आ गया है। इसको बस एक इंडिकेशन दे रहे हैं, बाकी ये मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा। इसको आपको बस सिर्फ आपके समझने के लिए ये लाइन होती है कि भाई हम ये समझ रहे हैं कि ये वाला पार्ट बी का है, लेकिन ये एक मैट्रिक्स ही है, इसको ये अलग नहीं करना है। तो यहाँ से एक पता चली कि यहाँ पे कोई नॉन जीरो रो नहीं है, किसमें, मैट्रिक्स ए बी में, सॉरी ये सारे नॉन जीरो रो हैं मैट्रिक्स ए बी में। नॉन जीरो रो का मतलब होता है कि जिसमें से कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, जीरो ना हो। अगर ये पूरा का पूरा जीरो एलिमेंट होता तो ये क्या होता कि ये जीरो रो हो जाती। क्लियर है। और रैंक क्या होती है कि जितने नॉन जीरो रोज होते हैं उतनी ही उसकी रैंक हो जाती है। तो इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 नॉन जीरो रोज हैं। लेकिन मुझे बताओ कि अगर मैं रैंक ऑफ सिर्फ इसका बात करूं, ए मैट्रिक्स ए तो यही है ना, मैट्रिक्स ए तो भाई यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए था ये बी था। तो अगर मैं सिर्फ रैंक ऑफ ए की बात करूं तो इसमें नॉन जीरो रो कितनी है भाई, इसमें तो एक रो पूरी जीरो है। तो इसका मतलब इसमें जो नॉन जीरो रो है वो सिर्फ 2 हैं, 2 रो हैं। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए अगर मैं बात करूं तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यही है। और नॉन होमोजीनियस में ये रूल कब आता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जब आता है नॉन होमोजीनियस में, तब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगा, और इस केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। इस केस में आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और रैंक का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम पूछा जाता है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, जैसे जैसे लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट होगा वैसे ही आपको कोई भी डाउट आएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। इस मैट्रिक्स का सम कितना होगा, सॉरी इस मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज का सम कितना होगा, और ये गेट 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस पे 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये हमेशा याद रखना। देखो मैं जो शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और वो चूंकि शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल शॉर्ट है, इसलिए उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उसी के ये 2 पॉइंट हैं जो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। जब भी आपसे पूछे सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की सम जो होगी, आइगन वैल्यूज का सम क्या होगा, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो इसमें 2 नोट्स हैं, वो नोट्स याद रखना। वो नोट्स क्या है कि पहला क्या है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1, 5 और 1, इनका सम 1 + 5 + 1, इसको हम बोलते हैं ट्रेस। मतलब कि इनका सम जो होगा ये 7 है, तो इसका मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 7 है, और वही क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि मान लो आइगन वैल्यूज λ = 1 है, λ2 = 5 है, λ3 = 1 है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं होता कि ये अलग अलग आइगन वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। अगर सिर्फ ये डायगोनल मैट्रिक्स होता या फिर ये एक अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता, तब ये डायगोनल एलिमेंट्स ही इसकी आइगन वैल्यूज के इक्वल होते। वो भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये, अभी मैं बात करूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा, लेकिन अभी समझो कि ये कोई एक आइगन वैल्यू नहीं है। बस ये है कि अगर आइगन वैल्यूज का सम निकालना हो तो किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लो, ट्रेस का मतलब उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकाल लो और वो उसकी क्या नाम आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होता है। लेकिन इसमें कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये 1 एक आइगन वैल्यू है, 5 आइगन वैल्यू है, 1 आइगन वैल्यू है, ऐसा नहीं है। ये पहला नोट था। दूसरा नोट क्या है? दूसरा नोट ये है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। किसी अभी इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकाल लो तो वो क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 1 × 5 × 1 इसका आप प्रोडक्ट कर दो अलग अलग वैल्यूज का, क्योंकि ये आइगन वैल्यू नहीं है। ये क्या कह रहा? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। अभी इसका जब आइगन वैल्यू आप निकालेंगे, पहले ही क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइगन वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो करेंगे वो क्या होगा? इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका प्रोडक्ट आप कर दीजिएगा। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है और वही सम आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होता है, ये सही है। लेकिन वो सारी वैल्यूज आइगन वैल्यू नहीं है। वो अलग मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज भी हो जाती हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए। वो अगर आप अभी नहीं समझ पाएंगे अपर ट्रायंगुलर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर क्या है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये समझ लो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है कि भाई बताओ ये मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू कितना होगा। अब आप आइगन वैल्यू निकालोगे, फिर उसका प्रोडक्ट करोगे, उससे बेहतर होगा इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, वही प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होगी। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन है कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस वैल्यू के लिए विल द मैट्रिक्स गिवन बिलो बिकम सिंगुलर। ये मैट्रिक्स जो गिवन बिलो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी किस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। मुझे बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अगर वो कह रहा है कि भाई ये मैट्रिक्स आपको सिंगुलर बनानी है, सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अगर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0। मान लो ये मैट्रिक्स ए थी, तो अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो 0 करो, इसका डिटर्मिनेंट 0 करोगे तो कैसे फाइंड करोगे? 8, इसके बाद इस कॉलम को इस रो को हाइड कर दो, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि 0 - 12। अब इसके बाद दूसरा रो लेते हैं, कॉलम लेते हैं, तो -x हो जाएगा। इसके बाद इसको हाइड कर देते हैं, इसको इस रो को हाइड कर देते हैं, इस कॉलम को। इसके बाद इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 8 × 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 4 × 0 0 हो जाएगा, -24 आ जाएगा। 12 × 2 प्लस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 24 - 0। देखो यहाँ 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो वैसा ही पता चल रहा है, ये टर्म जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। इज इक्वल टू क्या करना है आपको? 0 करना है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। मुझे बताओ यहां से क्या चीजें निकल के आएंगी? -96 + 24x, बाकी की चीज़ें 0 ही थी। इसको 0 के इक्वल करोगे और ये -96 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये x = 4 आ जाएगा। x = कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। और क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है।
मतलब कि यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जब आप सिंपली सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 0 करके चेक कर लेंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना 2004 का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। क्या है, सिंपल सा सिंगुलर मैट्रिक्स पूछा है और सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स 0 होती है, और आपने 0 कर दिया इसका डिटर्मिनेंट, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ जाएगी। क्लियर है। तो आज का 5th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये 2005 में पूछा गया था, 1 मार्क्स क्वेश्चन था। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब वो जो 2 कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और हाउ टू फाइंड रैंक, अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन मैट्रिक्स के सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कह रहे हैं, एक ए है मैट्रिक्स है, इज 3 × 4 रियल मैट्रिक्स। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स है, और ये क्या है, 3 × 4 की मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है। एंड AX = B, कह रहे हैं AX = B भी है, AX = B इज एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या है, AX = B क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि AX = B रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ये नॉन होमोजीनियस को, ये नॉन होमोजीनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या हो सकता है, नॉन होमोजीनियस में क्या होता था, पहला ही टर्म होता था इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और दूसरा कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में 2 केसेस थी, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट में क्या था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और इसमें इनकंसिस्टेंट में और क्या कंडीशन थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, और क्या कंडीशन थी कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। जैसे ही इसने नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया और बोला इनकंसिस्टेंट, तो हमने पूरा आइडिया लगा लिया कि इनकंसिस्टेंट में कितनी केसेस हो सकती हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये, ठीक है। कह रहे हैं द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए। मुझे बताओ कि जो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ए होगी वो कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 क्या हो सकती है, ये बताओ कि अब रैंक की बात कर रहा है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए आपके पास क्या निकला है, आपके पास क्या कंडीशन है इनकंसिस्टेंट सिस्टम की कि भाई रैंक ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। क्लियर है। और मैंने क्या बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 3 × 4 है ए की, और इस अब आपके पास मैट्रिक्स आ गई ए बी की, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, किस ऑर्डर की, 3 × 5 की हो जाएगी। कैसे, मान लो 3 × 4 का क्या मतलब हुआ कि 3 रोज हैं और क्या है, 4 कॉलम्स हैं। यही तो हुआ इस मैट्रिक्स का मतलब, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। जब ये ए मैट्रिक्स था, लेकिन जब ए और बी मैट्रिक्स हो जाता है तो बी मैट्रिक्स क्या होता है, एक कॉलम ही तो होता है, एक कॉलम इसमें और ऐड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बी मैट्रिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो गया, तो ये 3 × 5 का मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हुआ। अब अगर मैं ए बी की मैट्रिक्स निकालूं, रैंक ऑफ ए बी, तो मैक्सिमम मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए बी अगर मैं निकालूं तो मैक्सिमम रैंक कितनी आ सकती है, रैंक ऑफ ए बी क्या आ सकती है, मैक्सिमम रैंक ऑफ ए बी क्या आ सकती है, मिनिमम ऑफ 3 और 5 में से। रूल यही कहता है कि भाई ये जो इसकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है ए बी की, अभी मैं ए की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं ए बी की बात कर रहा हूं, तो ए बी की जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो रूल क्या कहता है, मिनिमम ऑफ 3 और 5 की। तो इसका मतलब जो ए बी की मैक्सिमम रैंक हो सकती है वो 3 हो सकती है। क्लियर है। मान लो मैंने मान लिया कि ए बी की जो रैंक है मैक्सिमम वो है 3, तो क्या ए की रैंक 3 से ज्यादा होगी, भाई जब ए बी की रैंक 3 है तो ए की रैंक कैसे होगी,
कितनी हो सकती है? या तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है। क्यों? क्योंकि ए की रैंक कैसे निकालेंगे? इसी रूल से निकालो। रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है? मैक्सिमम रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है? मिनिमम ऑफ 3 और 4 के ना, 3 और 4 के, यहाँ पे 3 और 5 था, तो मिनिमम ऑफ 3 और 4 कितनी है? 3 है। इसका मतलब जो मैक्सिमम रैंक ऑफ ए हो सकती है वो भी क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। लेकिन ये तब संभव था जब सिस्टम कंसिस्टेंट होता, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू n हो जाता, नंबर ऑफ अननोन। क्लियर है? लेकिन इन्होंने कहा कि पहले ही इन्होंने कंडीशन दे दी है कि सिस्टम जो है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ होनी चाहिए। तो भाई रैंक ऑफ ए ज्यादा हो सकती है कि रैंक ऑफ ए बी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली ए बी में कॉलम ज़्यादा होते हैं, तो रैंक ऑफ ए बी ही हमेशा ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब अगर इसको अनइक्वल करना है तो इसकी जो रैंक ऑफ ए है ये मैक्सिमम रैंक 2 ही हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, क्योंकि 3 हो जाएगी तो इक्वल हो जाएगी और हमें इनकंसिस्टेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो भाई रैंक ऑफ ए बी अगर 3 है तो रैंक ऑफ ए जो है मैक्सिमम रैंक, देखो यहाँ पे 2 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए, द हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए, मतलब कि अगर ये ए बी की रैंक 3 है तो मुझे ए की रैंक बताओ हाईएस्ट पॉसिबल रैंक। इसीलिए इन्होंने ऑप्शंस 1 2 3 4 दिया है। आप 1 भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाना जब यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल नहीं पूछा होता तो आप लगा सकते थे कोई भी 1 या 2, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 से कम होगी, वो चाहे 1 हो चाहे 2 हो। क्लियर है? लेकिन अगर वो कह रहा है कि हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए क्या हो सकती है, तो भाई 3 से कम 2 ही है हाईएस्ट पॉसिबल रैंक। क्लियर है? अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर लेना अगर इसमें कोई डाउट आता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको समझना क्या है कि इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। रैंक ऑफ ए बी मैक्सिमम रैंक कितनी आ सकती है? 3 आ सकती है। अगर रैंक ऑफ ए बी 3 है तो ए की जो रैंक होगी वो 3 से कम ही होगी, अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनाना है तो। कंसिस्टेंट होता तो बराबर कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 3 से कम या तो 2 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, लेकिन पूछा क्या है? पूछा है हाईएस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ ए कितनी होगी, तो भाई 1 और 2 में हाईएस्ट पॉसिबल रैंक कौन सी है? 2 है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्लियर हुआ? 1 मार्क्स क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं निकलना है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक नए कॉन्सेप्ट सिखा के जाते हैं। क्लियर है? देखो 6 क्वेश्चन है, which one of the following is an आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो फॉलोइंग दिया गया है इनमें से कौन सा आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का? क्लियर है? 2005 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप आइगन वेक्टर निकालने जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और आप 2-3 क्वेश्चन मिस कर जाएंगे। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है गेट में, इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से आइगन वेक्टर फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखना, अभी मैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर निकालने का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन याद रखना, आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर कभी भी कोई मैट्रिक्स दे और ऑप्शन में पूछे कि इनमें से कौन सा आइगन वेक्टर इस मैट्रिक्स का है, जब भी ऐसा पूछे तो आपको सिंपली क्या करना है, मैंने क्या बताया था, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। जब मैंने आइगन वैल्यू का बताया था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे बताया था ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स, और यहीं से आता था a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 जब आप आइगन वैल्यू निकालते थे। क्लियर है? लेकिन अब आपको क्या करना है, यही पहली इक्वेशन फॉलो करानी है। अब इस पहली इक्वेशन में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें हैं क्या। क्लियर है? सारी चीज़ें क्या हैं? पहला टर्म क्या था? पहला टर्म था वो मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स था, और एक्स क्या है? एक्स क्या है? ये एक्स वाई जेड एक वेक्टर था। वो जो एक्स वाई जेड होता है वो वेक्टर होता है। क्लियर है? अब लेमडा क्या है? लेमडा है आइगन वैल्यू, और एक्स क्या है? ये भी एक वेक्टर।
एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड होता था वो क्या होता था, वो एक वेक्टर होता था। क्लियर है, एक्स वाई जेड का वो कॉलम मैट्रिक्स होता था, वो एक वेक्टर होता था। तो ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे बताओ, ए पता है और ये क्या नाम वेक्टर पता है, ए पता है, मैट्रिक्स ए पता है और वेक्टर पता है। तो इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो इसके बाद क्या आएगा, लेमडा आएगा और एक्स आएगा, मतलब वो वेक्टर आएगा, उसके साथ रिमेनिंग में कुछ लेमडा आइगन वैल्यूज आएंगी, रियल वैल्यूज आएंगी ना। क्या आएगा कि जब आप इस मैट्रिक्स को किसी वेक्टर के साथ, मान लो ये मैट्रिक्स ए थी, ये सारे वेक्टर दिए हुए हैं कि बताओ इनमें से कौन सा वेक्टर जो है इस मैट्रिक्स का है। तो जो वेक्टर इस मैट्रिक्स का होगा वो वेक्टर इस रूल को फॉलो करेगा। अगर इस रूल को वो फॉलो करेगा तो ये रूल अच्छे से समझ लेना, ये 3 स्टार रूल है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं किसी ऑप्शंस में से मल्टीप्लाई करा दूं तो हमारे पास क्या आएगा, लेमडा एक्स। जब एक्स आ जाए तो समझ लेना कि वो वही वेक्टर जो है, सेम यही एक्स वेक्टर इसमें कुछ कांस्टेंट के साथ आ जाए तो समझ लेना वही वेक्टर इस मैट्रिक्स का वेक्टर है। और वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। क्लियर है, ये अगर आपको पता है तो अब आप इस रूल को फॉलो कीजिए। फॉलो करते हैं ये रूल। क्या होगा, पहले ऑप्शन से चेक करते चलते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए को हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लाते हैं, 1 - 2 0 और 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। कैसे होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे कितना आएगा 5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा -10 ना। आप देखेंगे तो यहाँ पे 0 का 1 से 0 हो जाएगा, 5 का -2 से -10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। अगर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है तो इसको आप गूगल वगैरह पर सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, +2 से नीचे का कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें। 5 का -2 हो जाएगा, 5 का अब 0 आ गया तो ये 0 0 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, क्योंकि सारे 0 हैं यहाँ पे। ये वाला इधर से मल्टीप्लाई होके 0 होगा, ये वाला इधर दोनों से मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे एक कॉलम वेक्टर आएगा आपके पास, ये क्या आएगा 5 - 10 0 और 0। मैंने क्या बताया था, ए और एक्स, ये क्या था x था। मान लो पहला आपने x लिया था, पहला ऑप्शन चेक कर रहे थे आप कि या क्या ये वेक्टर इस मैट्रिक्स का वेक्टर है। तो आपने क्या किया कि 5 - 10 0 0 आ गया। यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आ सकती हैं। मैंने क्या बताया था, रूल क्या फॉलो होगा, ax = लेमडा एक्स। आपने a और x का मल्टीप्लिकेशन किया, अब आपके पास लेमडा x आ गया टोटल ये। लेकिन लेमडा एक्स में मैंने बताया था कि एक्स वेक्टर होगा और लेमडा कुछ कॉमन होगा। इसमें से मुझे बताओ क्या कॉमन लिया जा सकता है। इसमें से 5 अगर कॉमन ले लूँ मैं तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और ये 0 ये 0, यही आएगा। मैंने क्या बताया था, जो वेक्टर आएगा उसको मिलाओ कि क्या वो एक्स वेक्टर के बराबर है। क्या ये वेक्टर जो हमें मिला इस मल्टीप्लिकेशन के बाद, क्या ये यही वेक्टर है। बिल्कुल ये वही वेक्टर दिख रहा है, 1 - 2 0 0 1 - 2 0 0। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ये जो पहला ही वेक्टर दिया गया है वो वेक्टर क्या है, इस मैट्रिक्स का वेक्टर है। अब ये जो यहाँ से ये कॉमन वैल्यू निकल के आई, अगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता कि भाई इसमें आइगन वैल्यू भी बता दो, तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी हो जाती 5। फिर आपको उस रूल से निकालने की आवश्यकता नहीं थी, a - λI से। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन ये शॉर्ट ट्रिक से आसानी से निकल सकते हैं। बस ध्यान रखना कि पहले ऑप्शन से आपको चेक करते चलना होता है, क्योंकि वो उसी के हिसाब से सेटिंग बनाता है कि पहला ऑप्शन आप चेक करो और वो सही हो जाता है। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे लास्ट ऑप्शन से शुरू करेंगे चेक करना और वो भी अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे। वो वैसे ही सेटिंग बना के चलते हैं कि आपको आसानी हो। बस क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपका क्वेश्चन टाइम में निकल जाएगा, वो उसी टाइम में ही फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन होता है। क्लियर है। बाकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का एक नया वीडियो बनाएंगे, अच्छे से आप समझेंगे कि उसमें आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं पूरा डिटेल में। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम में आने वाली है। क्लियर है। 7th क्वेश्चन क्या है कि आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमने दी है 3 2 2 3 की एस मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज क्या है 5 और 1 है।
और ये गेट 2006 में आया था, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इन्होंने एक मैट्रिक्स दी है और उसकी आइगन वैल्यूज भी दी गई है, ठीक है। कह रहे हैं कि व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एस स्क्वायर। जब एस की मैट्रिक्स 5 और 1 है तो मुझे बताओ एस स्क्वायर की मैट्रिक्स क्या होगी। ये एक नोटेशन दिया हुआ है कि एस स्क्वायर का मतलब होता है एस एस। एस एस का क्या मतलब है कि जैसे a प्लस बी का स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। लेकिन अगर यही मैट्रिक्स हो, यही मैट्रिक्स का स्क्वायर हो तो इसकी जो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये क्या हो जाएंगी, ए स्क्वायर होगा, नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब होगा तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी और ए प्लस बी, ऐसे लिखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन जब ये मैट्रिक्स हो। और इसको कैसे लिखेंगे, ए का ए से मल्टीप्लिकेशन ए, फिर ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर ए बी, फिर बी का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन पर बी ए, प्लस बी का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, बी बी, ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे स्क्वायर नहीं करते। वही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एस स्क्वायर है ये एक्चुअली एस एस है। बात समझ में आई। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो मैट्रिक्स को कुछ ऐसे दिखाते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स में मिलेंगी, ठीक है। जितने भी टिक्स, जितने भी ट्रिक आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, वो सारी ट्रिक आपको उस सिलेबस में शॉर्ट नोट्स में मिलेगी जो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। अब क्या है कि इसका बात समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि जब एस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 5 और 1 है तो एस स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होगी। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज की कि अगर किसी मैट्रिक्स की जो क्या नाम, अगर इस मान लो एक ए मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, क्लियर है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, लैम्डा 1 स्क्वायर और लैम्डा 2 स्क्वायर। बात समझ में आई। ये एक प्रॉपर्टी है, ये सारा उसमें शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। हमेशा याद रखना कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है तो उस मैट्रिक्स के स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होगी, लैम्डा 1 स्क्वायर और लैम्डा 2 स्क्वायर, क्लियर है। क्यूब क्या होगा, लैम्डा 1 क्यूब और लैम्डा 2 क्यूब, ठीक है। इस रूल के हिसाब से भाई अगर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 था या लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 था तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा और लैम्डा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो 25 और 1 किस ऑप्शन में हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। 2006 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। किस पे था, सिंपल प्रॉपर्टी पे था। जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी आती होगी, ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर स्क्वायर कर देते हैं तो उसके आइगन वैल्यूज का भी स्क्वायर हो जाता है, तो उसको ये क्वेश्चन 2 नंबर में फ्री में मिल जाएगा। जिसको नहीं पता है प्रॉपर्टी वो ढूंढता रह जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन गलत कर जाएगा, ठीक है। तो आपको सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। उसको पता होने के लिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। आपको कहीं से कोई बुक नहीं लेना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, आपको बस हमारे साथ लगे रहना है कि जो मैं बता रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलना है। बिलीव मी, एक एक क्वेश्चन मैं आपका गेट का सॉल्व कराऊंगा और आप 2021 में ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आप नहीं कर पाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, मैं हर वीडियो, हर लेक्चर, हर बार यही बताता हूं कि जो अभी तक मैंने बता दिया वो भूलना नहीं चाहिए। अगर वो भूल गया तो उसमें आपकी मिस्टेक है, क्लियर है। 8th क्वेश्चन क्या है कि मैच द आइटम इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आपके सामने एक कॉलम 1 दिया हुआ है, दूसरा कॉलम 2 दिया हुआ है। ये कह रहे हैं आइटम्स को मैच कराओ। अब इसमें आपको 2006 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, क्लियर है। ए, बी, सी, डी ऑप्शन दिया हुआ है कि P3, Q1, R4, S2 या फिर सो ऑन। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच कराना है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखो सिंपल सा, हर एक मैट्रिक्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ ही मैचिंग है इसकी, और उसमें से कुछ चीज़ें तो आपने डिस्कस की हुई हैं। जैसे की हुई है आपने कि P अगर है भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या बताया था कि उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा 0, सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो भाई P अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है
तो इसमें से देखो कि कोई डिटर्मिनेंट 0 की ऑप्शन है, डिटर्मिनेंट इज 0 3, मतलब P का जो ऑप्शन होगा वो 3 के साथ मैच कराएगा। सबसे पहली बात तो जब भी ऑप्शन मैचिंग की बात हो ना तो ध्यान से समझना, उसमें से 1 2 आपको पता नहीं होती, वो वैसा सेटिंग बनाते हैं क्वेश्चन की, लेकिन उनमें से 2 3 आपको पता होती हैं। तो जो पता होती हैं उन्हीं के साथ आपको सबसे पहले मैच कराना होता है। ऐसा नहीं कि ए का कराना फिर बी का कराना फिर सी का कराना तभी कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो नॉलेज है वो आप मैचिंग कराओ, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। आपको रिजिडिटी नहीं दिखानी कि नहीं मैं ए बी सी के साथ चलूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन फ्रेम ही उसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो भाई आपको ये पता थी कि P जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, ये मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो P जो होगा वो 3 के साथ मैच करेगा। और ऑप्शन में देखो कि P 3 के साथ कितनी बार मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में भी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी में भी मैच कर रहा है और ऑप्शन डी में भी मैच कर रहा है। क्लियर है। इसके बाद नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने डिसाइड किया था कि भाई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो क्या होती है 2 इंटू 2, मान लो 3 इंटू 3 4 इंटू 4। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये 2 इंटू 3 होगा समथिंग। लेकिन अभी इसके बारे में चाहे आप डिस्कशन करो चाहे ना करो, इसके पहले कुछ और डिस्कशन कर लेना आवश्यक है। जैसे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझना। ये प्रॉपर्टी याद रखना कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ऑलवेज रियल होती हैं। कौन सी? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज रियल होती हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं या तो वो 0 होती हैं या तो वो प्योरली इमेजिनरी होती हैं। ठीक है, ये नोट्स अपने दिमाग में रख लेना। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, अब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स क्या है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हर्मिशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। हालांकि ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है छोटा सा। और उसके बाद ए हर्मिशन मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए, और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ए। ये चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में कहीं से देख लेना, नहीं तो बाद में क्वेश्चन आएगा इस पर तो मैं डिस्कस करूंगा। तो सिर्फ इतना समझो कि इसमें देखो 2-3 चीज़ें हैं मैट्रिक्स में, 2-3 चीज़ें अगर आप रट लें, दिमाग में अपने बैठा लें तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं या तो वो 0 होती हैं या तो वो प्योरली इमेजिनरी होती हैं। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज रियल होती हैं। ठीक है, तो भाई जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो ऑलवेज रियल होती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास क्या आया, आर के साथ क्या मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है। मुझे बताओ कि अब ये ए बी सी में आर के साथ आपका 4 कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, ए में मैच कर रहा है और बी में मैच कर रहा है। तो बी तो आपका पहले से ही कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है आपका ए ही सही होगा। क्लियर है। देखो आपको 2 ही इंफॉर्मेशन थी और दोनों से ही आपका आंसर आ गया। इसका मतलब कि सारी मैचिंग आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझ लेना आवश्यक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तीसरा ये है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है अभी आपको मैंने पढ़ाई नहीं है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी लेटर ऑन हम पढ़ाएंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में 2-3 चीज़ें याद रख लेना, वो मैं कभी भी पूछूं तो वो आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो इसका डिटर्मिनेंट होता है वो होता है +-1। क्लियर है। और दूसरा क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है। ठीक है। अब ए इनवर्स अगर आप नीचे ले जाओगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/a हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई ना, ऐसे भी शो किया जा सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखना अपना, उसके बाद फिर मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसका डिटर्मिनेंट +-1 होता है और इसका जो ये इंडिकेशन होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इनवर्स
ए हो तो वो क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। तो मुझे बताओ इसमें ऑप्शन में से कौन सा सही है कि डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज वन, डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज वन, ऑलवेज वन होता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब एस किसके साथ मैच कर रहा है, 2 के साथ। तो भाई आपका ऑप्शन पहले ही पता चल गया था कि ए सही है, तो एस 2 के साथ मैच कर रहा है। अब बचा क्या, Q1 के साथ मैच करना है। तो भाई मुझे बताओ कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। हमने डिसाइड किया था, हमने प्रॉपर्टी देखी थी कल जब हम उसको पढ़ रहे थे, क्या नाम, रैंक पढ़ रहे थे। जब हम रैंक निकालने की प्रॉपर्टी देख रहे थे तो हम वहाँ पे देख रहे थे कि डिटर्मिनेंट एक रियल वैल्यू है और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं होता। ये वही लाइन है, कल वाली लाइन। क्लियर हुआ? तो आपको वही चीज़ें मैं बता रहा हूं कि जो पहले पढ़ाया गया है वो नहीं भूलना चाहिए। वो नहीं भूलेगा तो आपको मुश्किल नहीं आने वाली, ये बिलीव करो। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन आज का है, ये गेट 2006 में आया हुआ है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को की ट्रिक नहीं पता है आपको तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला नहीं इतनी जल्दी, लेकिन अगर ट्रिक पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ई एंड एफ। मान लो हम ई एंड एफ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये कह रहे हैं क्या है वो जी के इक्वल है। ई एंड एफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, जी के इक्वल है। और मैट्रिक्स ई एंड जी दिया हुआ है, ई ए है और जी ए है। मतलब कि इन्होंने क्या वैल्यू दी है, ई की वैल्यू दी है और जी की वैल्यू दी है। पूछा क्या है इन्होंने, कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैट्रिक्स एफ। एफ मैट्रिक्स क्या होगी जब ई एफ इज इक्वल टू जी होता है। ई मैंने दिया है, जी मैंने दिया है, एफ मैट्रिक्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर आप इस रूल के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आएगी। देखो इन्होंने दिया क्या था, इन्होंने दिया हुआ था ई एफ इज इक्वल टू जी। अब जी क्या है, जी इन्होंने दिया हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ई को, इस मैट्रिक्स को इनमें से किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए ऑप्शन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई को अगर मैं इसके, मान लो ये एफ था, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1 आना चाहिए। देखो क्रॉस चेक करने का तरीका, हमेशा इसको देखो कि क्या ये किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में पहला ये जो लीडिंग एलिमेंट है वो आ रहा है 1। कैसे आ रहा है, जैसे मान लो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये पहली रो मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, पहली रो और पहला कॉलम। करो मल्टीप्लिकेशन, मुझे बताओ क्या आ रहा है, पहली रो पहला कॉलम मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या है, 0 है। क्या ये 1 हो रहा है? मेरे हिसाब से ये 1 नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई थीटा की वैल्यू तो दी नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, नहीं तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आप इन्वर्स के टर्म में चले जाएंगे और आप उसमें फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहला एलिमेंट चेक करना है। पहला एलिमेंट 1 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं 1 है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में पहला जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 आना चाहिए। बी ऑप्शन चेक कर लो, बी ऑप्शन क्या है कि भाई पहला लीडिंग ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चेक करो कि कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद प्लस माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ये, माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा मतलब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा। और 0 का 0 के साथ प्लस 0, क्या ये ऑप्शन में है? ये भी भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ तो हमने देखा नहीं है कि ये 1 हो जाए। तो मुझे लगता है बी ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है, अगर बी ऑप्शन भी सही नहीं है तो सी ऑप्शन की तरफ बढ़ो। देखो सारे मल्टीप्लिकेशन नहीं करने हैं आपको, नहीं तो आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। आप बस पहला लीडिंग एलिमेंट चेक करो। अब सी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सी की तरफ क्या कह रहा है कि कॉस थीटा और कॉस थीटा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस
माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जीरो से जीरो का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट क्या बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अगर 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब पहला लीडिंग एलिमेंट 1 आ गया। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि अब ये आपका ऑप्शन, आपका ये जो ऑप्शन है ये सही होगा। क्लियर है? इसके लिए डी ऑप्शन भी चेक कर लेना आवश्यक है। क्या पता डी में भी यही 1 आ रहा हो। भाई चेक कर लेने से क्या दिक्कत है, मान लो डी ऑप्शन सही हो जाए, कुछ पता नहीं है। अब देखो डी ऑप्शन अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन चेक करोगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही नहीं है। लेकिन अब जब ए ऑप्शन सी नहीं है, बी सही नहीं है, डी सही नहीं है, तो ऑप्शन सी ही सही हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मान लो दो ऑप्शंस में से पहला लीडिंग एलिमेंट 1 आ जाता तो आप अदर एलिमेंट्स भी चेक करके निकाल सकते थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था कि मान लो मैं होता तो मैं दो ऑप्शन में लीडिंग एलिमेंट 1 देते था। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लीडिंग एलिमेंट दोनों में 1 आ रहा है, तो उसमें क्या है, एक स्टेप और आज चले जाओ, दूसरा एलिमेंट चेक कर लो, तीसरा एलिमेंट चेक कर लो। आपको पता है कि एलिमेंट्स कैसे चेक करने हैं। अगर ये एलिमेंट चेक करना है, ये वाला, तो ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये क्या है, C22। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट चेक करना है तो क्या करना है आपको, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देना है, ये एलिमेंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। और अगर आप किसी भी एलिमेंट को निकालने की क्षमता रखते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर है? देखो 10th क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रियल एंड सिमेट्रिक। मैंने ये पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये गेट 2007 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ये आज भी पूछा जाता है। यही एक स्टेटमेंट, एक ही लाइन पूछी जाएगी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, ऑलवेज रियल। यही तो मैंने पहले भी बताया है कि ऑलवेज रियल होगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर वो हर्मिशन मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी आइगन वैल्यूज ऑलवेज रियल होती हैं। अगर वो स्क्यू हर्मिशन या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज या तो जीरो होंगी या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी। बस यही एक स्टेटमेंट याद है तो आपको ये 1 मार्क्स का ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल, ऑलवेज रियल। बाकी ऑप्शन से आपको मैच नहीं करना है। और ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव, ऐसा हमने पढ़ा नहीं था। ऑलवेज रियल पढ़ा था, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो अलग बात है। रियल वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकती हैं, तो ऑलवेज रियल होगी। क्लियर है? अब क्या है, आर ऑलवेज रियल एंड नॉन नेगेटिव, ये सबसे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको वही स्टेटमेंट याद रखना है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज ऑलवेज रियल होती हैं। क्लियर है? अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो वो कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अब हम थोड़ा सा पेस में चलेंगे, अब हम थोड़ा सा पेस मेंटेन करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैथमेटिक्स हम जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश में रहेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे अब आपकी पेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब आप जितने रिलैक्स होकर पढ़ाई कर रहे थे अब वो नहीं हो पाएगा। अब आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करके चलना होगा, क्योंकि अब हम भी फ्री हो गए हैं आराम से। हर दिन आपको एक या दो लेक्चर मिलता जाएगा, अब आपके पास बर्डन बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से समझना कि जितना पढ़ाया गया है उसको अब कॉन्स्टेंटली पढ़ते चलना रहेगा। ठीक है आपको? और अगर कोई बर्डन आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है तो वो हमसे पूछते रहिए। अब आपकी जो पेस है, आपको पढ़ने का जो टाइमिंग है, कम से कम आई होप सो कि अब आप 8 घंटे पर डे पढ़ रहे होंगे। रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने कहा था कि आप रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा जब तक नए कॉन्सेप्ट नहीं आते। लेकिन अब नए कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी आएंगे, तो मैं देखता हूं कि कैसे आप मेंटेनेंस को बना पाते हैं, कैसे आप अपने बैलेंस को बना पाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक चैलेंज बन के रहेगा और आपको इस चैलेंज को अच्छे तरीके से स्वीकार करना है, तभी गेट 2021 में रिजल्ट अच्छे से आ पाएगा। क्लियर है? लगे रहो, मोटिवेटेड रहो। ठीक है, थैंक यू।